तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे। ये परसेंटेज सीटी 2026 की दूसरी क्लास है और हम जो कर रहे हैं, जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं बेटा, वो ऐसे मेथड है कि आपका जो समय है वो बिल्कुल जो है एग्जाम में बचेगा। जो आज 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो वो सवाल आप 30 से 40 सेकंड के अंदर कर लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। सीटी के अंदर आप अपना समय बचा सकते हो। ये क्लास सीटी ही नहीं बल्कि वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार और सेकंड ग्रेड के लिए जो मैथ्स में आता है, इसके अलावा जितने भी राजस्थान पुलिस जिसमें भी मैथ्स आती है, उसमें परसेंटेज टॉपिक आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। ऐसी क्लास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये तरीके कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये हमारे मेथड 100 ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी आपसे गारंटी है कि देख लो, उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बताना सर क्लास कैसी है, प्रीमियम है कि नहीं है। चलो शुरू करते हैं। कुछ मेरे आपको मिल जाएंगे ये सोशल मीडिया हैंडल, आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर एक्स बैंकर अकेडमी, अभी न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया है और मेरा नाम आपको पता ही है, ER विकास। ओके, बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूं, IIT से बीटेक किया है और 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। बस जिद है इतनी कि आपको सिलेक्शन है वो दिलाना है, राइट। चलो करते हैं शुरू प्रभु जी का नाम लेके। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूं कि आप सबसे पहले परसेंटेज का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो है, जो बेसिक है, वो देखो। उसके बाद में आप इस वीडियो पर आओ, आपको 110% सब कुछ समझ में आएगा। और वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो, वरना इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, क्योंकि ये जो PDF है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक भी नीचे है आपका डिस्क्रिप्शन में। ओके, बहुत ही कम बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी से आओ। सीटी वाले जितने भी बच्चे हैं जो राजस्थान एग्जाम्स की अन्य तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी करते हैं। तो हमने बेसिक में समझा था, फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, यानी प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। हमने क्या सीखा था? प्रतिशत वृद्धि, यानी प्रतिशत का बढ़ना और प्रतिशत का कम होना, ये चीज हमने सीखी थी, राइट। प्रतिशत कमी, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी थी और इसी आधार पर आगे के जितने भी सवाल है वो आप करोगे। और ऐसे ही सवाल सीटी के अंदर देखने को मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, पटवारी और स्पेसिफिक जो एग्जाम है वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, इसके अंदर भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं परसेंटेज टॉपिक से। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बट आपका समय खराब करने वाले होते हैं। तो हमने क्या है कि ऐसे मेथड बनाए जिसमें आप 30 से 40 सेकंड के अंदर बड़े से बड़ा सवाल, टफ से टफ सवाल इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल पढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। आज मैं इसमें 2 कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, एक तो है जनसंख्या वाला, दूसरा है जो त्रुटि वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो परसेंटेज में बन सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 वीडियो परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। और परसेंटेज टॉपिक है जो मैथ का कोर टॉपिक है भाई, ये कर लिया तो बाकी जितने भी टॉपिक है बाकी मैथ्स के अंदर, वो सारे टॉपिक आप कवर कर लोगे यदि परसेंटेज आता है तो। यदि ये नहीं आता तो आप बाकी के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले 10 वर्ष की वृद्धि होती है। अब कोई कस्बा है, उसके अंदर कोई जनसंख्या है, तो उसमें हर साल कस्बे के अंदर क्या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि यानी इंक्रीमेंट होता है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 10,000 है, कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या 10,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखो जी, ऐसे सवाल सीटी ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं, 12th के अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो समझना है, देखो क्या है कि हमारे पास 2 साल दिए हुए हैं, पहला साल और हमारे पास है दूसरा साल। पहला साल और दूसरा साल। पहले साल के अंदर कितनी वृद्धि होती है? तो 10% की वृद्धि होती है, मैं एरो ऐसे यूज करूंगा। दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है, तो मैं एरो इस प्रकार, डिक्रीज होता है तो डाउन की तरफ एरो यूज कर लो, आप तीर यूज कर लो, ठीक है, की वृद्धि होती है। तो ये दोनों साल में कुछ इस प्रकार से वृद्धि होती है। और हाल ही में जो जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान में जो जनसंख्या दे रखी है वो 10,000 है। उस कस्बे की कितनी है? 10,000 है। कितनी? 10,000।
और ये पूछा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो बेटा पहले साल 10% बढ़ती है, तो देखो 10,000 का 10% यानी पहले साल कितनी इंक्रीज होगी, देखो पहले साल की जनसंख्या क्या हो जाएगी बताओ, 10,000 है, 10,000 का 10% बढ़ेगी ना, पहले साल 10% बढ़ेगी, यानी 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 होता है ना, 10% का 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 होता है। कैसे करोगे, 10/100 कर दो, वरना पहला वीडियो आपने देखा है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे निकालते होते हैं। तो कैसे, ये 10% कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो तो ये 1000 निकल के आएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1000, दिमाग में कर सकते हो, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाया है। और दूसरे साल क्या है, दूसरे साल के अंदर कि जो जनसंख्या है उसके अंदर 20% की वृद्धि होती है। तो आपको ये नहीं करना है कि आप दूसरे साल 10,000 का 20% निकालो, नहीं बेटा, दूसरे साल जो जनसंख्या हो जाती है वो पता है कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपको 10,000 और 1,000 यानी 11,000 जनसंख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है, ये दूसरे साल की जनसंख्या है, यानी पहले साल जो इंक्रीज हुई, ठीक है। अब ये पूछा 2 वर्ष बाद पूछा इसने, यानी 2 साल बीत गए हैं, यानी 1 साल, देखो वर्तमान में ये 10,000 है, राइट, 1 साल बाद में क्या, 1 साल के बाद में ये जनसंख्या कुछ होगी, ठीक है, ये होगी, यानी 1 साल के बाद में कितना 1000 बढ़ गई, तो ये जो टोटल जनसंख्या हुई वो यहां पे आ गई। अब दूसरे साल क्या है, दूसरे साल ये 2 साल बाद, 2 साल बाद जो यहां पे इंक्रीज होगी वो इसके अंदर ऐड होगी और फिर जाके आएगा, तो ये जो जनसंख्या है बीच वाली 1 साल बाद में, तो उसके अंदर ये 1000 इंक्रीज भी होगा यानी जुड़ेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1000 क्या होगा आपका, जुड़ेगा, समझ आया, 1000 भी आपका ऐड करना पड़ेगा, यानी दूसरे साल की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी 11,000, यानी 10,000 वर्तमान थी, 1 साल बाद में 1000 बढ़ गई तो कितना हो गया 11,000। अब 11,000 का 20% आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जस्ट क्या करो 20/100 कर दो, या 20% का वैल्यू आपको पता है कितनी होती है भाई, कितना होता है 1/5 होता है, 5 का डिवाइड कर दो, वरना 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, देखो ठीक है, और ये कितना हो गया फिर बताओ, 11 को 2 से करो 22 और 2 जीरो यानी 2200 हो गया। दूसरे साल में क्या है 2200 और बढ़ गई, ठीक है, 2200 और बढ़ गई, तो मुझे बताओ फिर कितना हो गया, वर्तमान में कितनी थी, 2 साल बाद पूछा है ना, 2 साल बाद यानी 2200 बढ़ गई, वर्तमान में कितनी थी, वर्तमान में थी हमारे पास 1000 की जनसंख्या, कितनी थी 10,000 की, और 2 साल बाद में कितनी इंक्रीज होगी भाई, कितनी इंक्रीज हुई, देखो पहले साल 1000 इंक्रीज हुई, कितनी हुई 1000 इंक्रीज हुई, चलो जी दूसरे साल कितनी इंक्रीज हुई बताओ, दूसरे साल कितनी इंक्रीज हुई, तो दूसरे साल 1200 इंक्रीज हुई, कितनी हुई 1200, समझ आया कि देखो दूसरे साल में टोटल 2200 इंक्रीज हुई है, दूसरे साल कितनी इंक्रीज हुई है 2200 इंक्रीज हुई है, तो बताओ कितना आ गया आंसर, बताओ कितना आ गया बताओ, 2200 ऐड करो, 10,000 में 2200 ऐड करोगे तो कितना हो गया, कितना हो गया 12,200, ठीक है, और 1000 पिछले साल की थी, देखो देखो समझो इसको, इस चीज को समझो, आप यहां समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 की जनसंख्या थी, राइट, 1 साल बाद में कितने बढ़ गया था 1000 बढ़ गया था, लो जी 1000 मैंने ऐड कर दिया, और 2 साल बाद में कितना बढ़ गया 2200 और बढ़ गया, लो जी 2200 और बढ़ा दिया मैंने, तो टोटल मैंने इसको ऐड किया तो ये हो गया 13,200, कितना हो गया 13,200, तो यही हमारा आंसर है 13,200। ये लो जी 2 साल के बाद में जनसंख्या कितनी आती है 13,200, ऐसे करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ये बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, तो मैंने यहां लिखा कि पहला साल है ना 10% का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ 10% का इंक्रीमेंट हुआ, देखो पहले साल 10% बढ़ा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, दूसरे साल क्या कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, लिख दिया मैंने। अब क्या पहले साल 10% बढ़ा तो जनसंख्या थी कितनी, उस पर 10% बढ़ा, जनसंख्या थी 10,000, उस 10,000 पे 10% बढ़ा, तो 10,000 का 10% कितना होता है 1000 होता है, यानी पहले साल 1000 बढ़ गया। दूसरे साल कितना बढ़ा, ये पूछा 2 साल बाद कितना होगा, तो 2 साल बाद यानी 1 साल बाद में 1000 बढ़ गया, तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी 11,000। अब दूसरे साल में 11,000 पे 20% इंक्रीज होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि जो 1 साल बाद में जब जनसंख्या हम देखते हैं तो टोटल जनसंख्या हो जाती है 10,000 प्लस 1000 यानी 11,000 हो जाती है, क्योंकि वो 1000 जनसंख्या कहीं जाएगी थोड़ी, वो तो वहीं रहेगी, इसलिए 11,000 जनसंख्या हो जाती है 1 साल बाद में, यहाँ 1 साल होता है 1 साल बाद में, ठीक है, ये प्लस हो जाती है। और फिर क्या इस टोटल को करूंगा तो ये दूसरे साल के लिए जनसंख्या होगी,
और फिर उसके ऊपर 20% निकालूंगा तो 22 हो जाता है। टोटल निकालूंगा तो 13,200 जनसंख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है? 13,200 जनसंख्या हो जाती है। अब मैं आपसे यह सवाल, ये तो चलो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी टोटल पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया कुल कितनी जनसंख्या बढ़ गई 2 साल के बाद में? कितनी बढ़ गई? तो 3,200 का इंक्रीमेंट हुआ। कितना हुआ? 3200 की जनसंख्या बढ़ गई भाई। कितना बढ़ा? 3200 की बढ़ोतरी हुई। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 2 साल बाद कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, तो लिख दोगे आंसर में 3200। 2 तरीके का सवाल है ये, 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो जी आगे बढ़े। कैसा लगा बताओ मेरे को एक बार, और समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देख लेना भाई, ठीक है। चलो जी अब यहां पे आ गया, ये है पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट। क्या है? पास आउट ऑफ मार्क्स और फेल आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स, यानी पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं और फिर अपन करते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला था। क्या है? पास व फेल का कॉन्सेप्ट। पास कैसे होता है और फेल कैसे होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो कोई भी, जैसे स्टूडेंट की बात करते हैं, आप 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम आप रख लो मुकेश। क्या नाम रखो? मुकेश। समझते जाना, बहुत प्यार से समझना है। मुकेश ने 10th का एग्जाम दिया, और 10th में आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो एक तो होता है हिंदी, एक आपका होता है इंग्लिश, एक आपका होता है एसएसटी, राइट, एक होता है आपका साइंस, एक आपका होता है मैथ्स, ये ना, और एक आपका तृतीय भाषा होता है, जैसे मान लेते हैं मैं पंजाबी मान लेता हूं, पंजाबी, ठीक है। अभी टोटल सब्जेक्ट हो गए हमारे पास 6। कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए ना, 6 सब्जेक्ट, और टोटल मार्क्स होते हैं 600। कितना हुआ? 600, यानी हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है? 100 नंबर का। अब मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि आपने ये एग्जाम दिया है और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कुल कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और आपको पता है मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है? क्योंकि आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखो मुकेश ने जब एग्जाम दिया तो मुकेश के आते हैं 400 मार्क्स। कितने आते हैं? 400 मार्क्स आते हैं। तो मैं आपसे पूछ लूं कि 400 मार्क्स आते हैं तो कुल कितने प्रतिशत बने? कुल कितने प्रतिशत बने बताओ? टोटल परसेंटेज कितना होगा? टोटल प्रतिशत कितना होगा? तो इसको समझने के लिए कैसे करोगे? देखो एक बात समझो कि जो 600 मार्क्स है ना, अपने आप में वो 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है, जिसको मैं 1 यूनिट मान सकता हूं, 1 यूनिट। और ये मैंने पहले वीडियो में सिखाया है आपको सब कुछ। तो एक जो 1% होता है ना, 1%, तो वो किसके बराबर हो गया फिर बताओ? 100% की वैल्यू 600 है, तो 1% का मान हो गया 6 नंबर। कितने नंबर हो गया? 6 नंबर। ये बात आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकाला? देखो कि 600 है वो 100% के बराबर है। इसके बराबर है? 100% के बराबर है। अब 1% की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहां 1% करोगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा आपको, तब जाके 100 से 100 कटेगा, 1 आएगा। तो इधर भी 100 का भाग देना पड़ेगा। ये आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। नहीं है तो इसी चैनल पर स्पीड मैथ करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको जाके आप देख लो। तो देखो यहां से निकल के आता है आपका 6 बराबर में 1%। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1% का मान कितना हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा। अब टोटल आया 400 नंबर, मुकेश के 400 नंबर आया। तो देखो 1% बराबर 6 नंबर है, तो इसमें आप क्या कर दो? 6 का भाग दे दो। 6 का भाग दे दो तो आपके पास कुछ प्रतिशत आ जाएगा भाई, ठीक है। कर सकते हो ना? 6 का भाग दे सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? यहां से आपका वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, देखो जो आपका 600 है वो क्या है? 100% है। 100% है ना, 100% है। तो देखो यहां से आप 10% की वैल्यू निकाल सकते हो, 10% की। तो 10% बराबर हो जाएगा 60 मार्क्स, 60 नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। यहां से आप 20% की वैल्यू पता कर सकते हो, यहां से आप 50% की वैल्यू पता कर सकते हो। देखो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। अब सोचो आप कैसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका देखो इसका, ये कर सकते हो तो परसेंटेज तो आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे ना करके एक काम ऐसे करो, आप 10% की वैल्यू निकाल लो। लेकिन आप एक मोटा मोटा आइडिया ये लगाओ कि 600 है ना वो 100% है। क्या है? 100% है। और उसने 400 नंबर प्राप्त किए, 400 नंबर प्राप्त किए। तो देखो 400 नंबर प्राप्त किए तो इसका आधा, जो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 300 नंबर। 300 नंबर। तो ये तो मोटा मोटा पता लग गया ना कि इसके नंबर, मुकेश के नंबर 300 से तो ज्यादा है, यानी 50% से ज्यादा होंगे।
50% से ज्यादा हो जाएंगे। तो आप ऑप्शन में ये पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है जो 50% से कम है। जो कम है उसको आप छोड़ दो, और जो ज्यादा वाले ऑप्शन है कोई एक ऑप्शन आता है तो आप लकी होंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप निकाल लो। अब बच्चा देखो 300 तो बराबर हो गया 50%, अब बच्चा 100 किसके बराबर होगा, फिर बताओ 100 किसके बराबर होगा? तो निकाल सकते हो आराम से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये मैं आपको समझाने वाला था फर्स्ट वीडियो में, वैसे मैंने समझा दिया पूरा। चलो इसको करते हैं अपन। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए भाई? 40% मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो एक छात्र ने 175 अंक प्राप्त किए करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 25 अंकों से फेल हो जाता है, राइट। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पूर्णांक यानी कुल कितने नंबर की परीक्षा थी भाई, ये पता करना है, ये आपको पता करना है। ओके, कर सकते हो आराम से, बहुत इजी है। कैसे करना है देखो मैं बताता हूं। क्या है देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ये इसने बोल दिया, समझ आ गया। एक छात्र 175 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 175 अंक। अब ये बोलता है कि यदि वो 25 अंक और प्राप्त कर लेता है तो पास हो जाता, यानी 25 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि यदि उसको 25 नंबर और मिल जाते ना तो वो पास हो जाता। यही है, इसको 25 अंक से फेल हो गया, मतलब 25 अंक कम प्राप्त हुए। 40% तब हो जाता जब 25% यानी 25 नंबर और मिलते। यानी इसमें मैं 25 नंबर और जोड़ देता तो जो नंबर आते, ठीक है, तो वो नंबर 190 होते। कितने होते? 190। ये जो 190 अंक है ना, वो क्या है? 40% के बराबर होता। यही तो है। अब ये पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, और यही आपका 40% है, यही आपका 40% है। समझ आया? ये बोल रहा है कि 175 अंक प्राप्त किए, यदि 25 और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। ये बोल रहा है 25 अंकों से फेल हो जाता। इसका मतलब यह है कि 25 अंक कम मिले उसको, 175 ही मिले, 25 कम मिले पास होने से। यदि 25 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मैंने इसमें 175 में 25 ऐड किया तो कितना हो गया? 25 75 कितना हो गया? 100 हो गया ना। 7 और 2 9 0 1 सेकंड, ये 200 हो गया। यानी 200 अंक और मिलते। मान के चलो क्या है कि जो 40% है ना, उसका मान कितना है? 200 है। यही इसने दिया कि यही मिनिमम मार्क्स है। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो ना 100% की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हो? देखो 200 है वो 40% है, 200 बराबर 40% है, तो यहां से 20% की वैल्यू पता की जा सकती है। तो 20% कितना हो जाएगा भाई बताओ? 20% हो जाएगा इसका आधा, इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 20% बराबर है 100, 20% बराबर है 100 और 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें आप क्या कर सकते हो? 20% को 100 बना सकते हो, क्योंकि फिर जो टोटल पूर्णांक होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है ना, 100%। तो 100% की वैल्यू पता की जा सकती है। 20% का मान 100 है तो 100% का मान कितना होगा? देखो 20 को आप 100 कैसे बना सकते हो? इसको 5 से गुना कर दो, 20 5 100 हो जाएगा। तो इस साइड में बराबर के इस साइड में 5% से गुना किया तो इस साइड में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 5 इस साइड में गुना करोगे तो आंसर आता है 500। कितना आता है? 500। इस साइड में हो जाता है 100%। तो 100% बराबर कितना आ गया? 500। लो जी, ये आपका आंसर है। कुल नंबर कितने का पेपर था? वो आपके 500 नंबर का था। कितने नंबर का था? 500 नंबर का आपका एग्जाम था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, एक बार रिपीट कर लो। इसने क्या बोला है कि एक छात्र को 175 अंक मिले हैं और वो फेल हो जाता है 25 नंबर से, मतलब कि 25 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता। तो हमने देखा कि 175 तो उसको मिले हुए हैं, 25 और ऐड कर देते हैं तो टोटल 200 नंबर हो गए। यदि 200 नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। और यही 200 नंबर क्या? 40% है। यही 200 नंबर 40% है। तो बताओ 100% कितना होगा? 200% का मान 40% का मान क्या? 200 है। तो इससे 20% का मान निकाल सकते हैं और 20 को 100 बना सकते हैं। सिंपल है। या आप कर लो 40% का मान कितना है? 200 है, तो 10% का मान निकाल लो। फिर 10 से 100% का मान पता किया जा सकता है। इजी होता है बिल्कुल। ओके, चले आगे। चलो जी, ये हो गया, ये मैंने समझा दिया आपको। अब देखो, ये है आपका चुनाव वाला, सेम जो परसेंटेज के अंदर 2-3 एक तो त्रुटि वाला, एक चुनाव वाला, एक पास फेल वाला, ये 2-3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, और सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% वोट मिला और वह 1600 वोटों से जीत गया।
कुल वोटों की संख्या कितनी थी। अब देखो इसको समझने के लिए देखो, दो उम्मीदवार है हमारे पास, एक उम्मीदवार ए है, दूसरा उम्मीदवार बी है। समझने के लिए, बाद में तो खुद कर लोगे आप। एक उम्मीदवार ए है, दूसरा हमारे पास बी है, ये दो उम्मीदवार है। आपको पता है जो वोट, जो जीत और हार होती है वो दो उम्मीदवारों के बीच में मानी जाती है। ये फर्स्ट रनर अप होता है, ये सेकंड रनर अप होता है, यानी ये जीत वाला होता है, ये हार वाला होता है। यानी ए और बी के बीच में होती है, या तो ए जीतता है या बी जीतता है। ठीक है। अब क्या कुल जो वोट होते हैं ना वो होते हैं 100%, ये तो आपको पता ही है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब ए और बी को जो वोट मिलेंगे ना वो 100% में मिलेंगे, यानी इसी 100% कुल वोटों में से ए को भी मिलेंगे और बी को भी मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है। ए और बी दो उम्मीदवार है और कुल वोट 100% है, यानी बहुत सारे वोट है। अभी नहीं, 100% वोटों में से कुछ ए को मिलेंगे, कुछ बी को मिलेंगे, जिसको ज्यादा मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% वोट मिला। अब सिंपल है, देखो ये बोल रहा है कि 100% में से जो जीतने वाला है, एक बार मैं मान लेता हूं कि ये ए है ना, ये जीतने वाला है, या आप ऐसे मान लो, या आप एक ऐसे मान लो। कैसे करोगे? कुल 100% वोट थे ना, तो आप ऐसे मान लो कि ये जीत वाला है और दूसरा है हार वाला। दूसरा क्या है? हार वाला। तो जीत वाले को क्या, कुल 100% का 60% वोट मिल जाता है। अब देखो जीत वाले को कितना मिलता है? 60% मिलता है, यानी 100 में से 60% गया, यानी कुल वोट 100% थे, उसमें से 60% वोट जीत वाले को मिल गए। तो पीछे कितने प्रतिशत बचा बेटा? 100 में से 60 गया तो 40 बचा ना, तो 40% वोट हार वाले को मिले होंगे। 40% वोट किसको मिले होंगे? हार वाले को। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कि अब इसको आप छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा कर सकते हो? देखो दोनों तरफ परसेंटेज छोड़ दो, दोनों तरफ 0 है छोड़ दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, मतलब 2 वोटों का फासला है। किसका? 2 वोटों का, ऐसे समझो। यानी ये 2 वोट से जीता है। कितने वोट से जीता है? जो जीता है वो 2 वोट से जीता है। इसको 6 वोट मिले, इसको 4 वोट मिले, ऐसे समझो आप। तो ये 2 वोट से जीता है। कौन जीता है? 6 वाला जीता है, तो 2 वोट से जीता है। अब यही 2 वोट है ना, इसका मान 1600 है, ये बोल रहा है। इसको 2 वोट मान लो या 2 पार्ट मान लो, यही 2 पार्ट है। इसको मैं 2 पार्ट बोल देता हूं कि ये जो 2 भाग ज्यादा मिले, इसको कितने भाग ज्यादा मिले हैं? इसको 4 भाग मिले, इसको 6 भाग मिले हैं। समझ आया? यदि इसको भी 2 भाग और दे दे तो दोनों 6 हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा, कोई नहीं जीतेगा फिर। तो इसको 2 भाग ज्यादा मिले। कितने भाग मिले हैं? 2 भाग ज्यादा मिले हैं। अब ये 2 भाग ज्यादा मिले हैं, यही तो 1600 है। ये बोल रहा है कि जो वोट मिला वह 1600 वोटों से जीतता है। कितने वोट से जीतता है? 1600 वोटों से जीत गया। तो यही 2 भाग है ना, उसका मान कितना है? 1600 है। 1600 है। समझ आया? यही 2 भाग है ना, उसका मान कितना है? 1600 है। तो अब इसके पास तो टोटल 6 भाग है। अब 2 भाग का मान 1600 है, तो 6 भाग का मान कितना हो जाएगा बताओ? तो 2 को 3 से गुना कर दो। इन 2 भाग का मान 1600 है, तो 6 भाग का मान कितना हो जाएगा? तो हमने देखा कि 2 का मान 1600 है, 2 को मैं 3 से गुना करता हूं तो 6 आता है। तो 16 को भी फिर 3 से गुना कर दो। 16 तिया 48, 16 तिया अब देखो समझ आया कि 2 का मान कितना है? 1600 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? या एक काम कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे समझ नहीं आता तो देखो 2 का मान कितना है? 1600 है, तो 1 भाग का मान निकालो। 1 भाग का मान कितना हो जाएगा भाई? आधा हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा। अब 6 का मान निकालना है, तो 1 का मान 800 है, तो 6 का मान कितना होगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4800 वोट। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, उसको 4800 वोट मिले हैं। कितने मिले हैं? 4800 वोट मिले हैं। ठीक है। ये पूछा क्या इसने कि कुल वोटों की संख्या कितनी है? अब 6 का मान कितना है? 4800 है। ठीक है, यानी 1 का मान 800 है और 6 का मान 4800, तो 4 का मान और कितना हो गया? टोटल कितना भाग हुआ है? टोटल 10 भाग है। टोटल कितना है? टोटल वोट कितने हैं? 10 भाग है। टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। टोटल कितने? 6 इसको मिल गए, 4 इसको मिल गए, 10 भाग है। कितने भाग है? 10 भाग है। अब 1 भाग का मान कितना है? 800 है। 1 भाग का मान 800, तो 10 भाग का मान कितना हो जाएगा? 800 इंटू 10 कितना होगा भाई? 8000 हो गया। कितना हो गया? 8000 वोट। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात है समझ में आ गई होगी। अब आप इससे 3 कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले, कितने ज्यादा वोट मिले। ठीक है, यानी 60% का मान 4800 है, तो 100% का मान निकालो। तो 100, ये जो 8000 है ना, वो 100% का मान है। किसका है? 100% का मान है।
तो 8000 बी ऑप्शन है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब ये है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? ठीक है, यह सवाल बहुत आसान है। क्या है कि यदि किसी संख्या के 80% में कोई संख्या है, उसको आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू, उसमें यदि आप एक्स 80 जोड़ते हो तो परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। यानी मान लो कोई संख्या क्या है, पी है, और p का संख्या के 80%, इस p का 80%, यानी p का 80% है, p का 80% है। यदि इस संख्या में ये p का 80% ये कुछ संख्या, इसमें यदि मैं 80 जोड़ दूं, 80 जोड़ दूं तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, यानी p ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? p ही प्राप्त होगा। अब ये आपको करना है, तो आपको p का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है। कैसे ज्ञात करोगे? देखो अब इसको हल कर लो पूरे को। क्या है कि कोई संख्या हमने माना कि वो संख्या p है, और p का 80% कैसे निकालते हो? लो जी 80% यही होता है ना, ये हो गया। अब ये कोई संख्या नंबर आ जाता है, इसको हल कर लो पहले। तो 0 से 0 काट दिया, ये हो गया आपका 4 से काट लो आप, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो p बराबर आ जाएगा आपका p गुणा में क्या आ जाएगा, p गुणा में ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 25, यही ना, ये आ गया। तो ये संख्या ना, इस संख्या में क्या किया कि 80 जोड़ा, 80 जोड़ा तो ये संख्या क्या है, सेम वही संख्या बन जाती है जो पहले थी, तो p थी ना, तो p बन जाती है। तो अब इसको हल करना है, तो ये होगा क्या है, ये p गुणा 2 यानी 2p लिख सकता हूं उसको, 2p बाई 25 हो गया। इसमें 80 जोड़ा है बराबर p है, तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो इसमें एक बटरफ्लाई मेथड होता है, कैसे समझोगे उस बटरफ्लाई मेथड को बताओ? सिंपल है, चलो इसको हल करते हैं। बहुत आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसका एलसीएम आपने 10th क्लास में सीखा होगा, कैसे करते होते हैं एलसीएम? एलसीएम बताओ कैसे करते होते हैं? तो इसमें बटरफ्लाई मेथड मतलब एक लगा के इस प्रकार से बटर बनाओ, बटरफ्लाई बनाओ, ठीक है, इस तरीके से। मतलब पहले इस संख्या को 1 से गुना, फिर 80 को 25 से गुना, और फिर नीचे वाली संख्या को आपस में गुना। देखो तो करता हूं, तो ये होगा 2p को 1 से गुना किया, यानी 2p को 1 से गुना किया, 2p को किससे गुना किया? 1 से गुना किया, ठीक है, तो 2p आया। फिर 80 को 25 से गुना किया, 25 8 200 और 0 2000 हो गया, 25 8 200 0 2000 हो गया, ठीक है, 25 इंटू 80 2000 होता है। और नीचे मैं करता हूं तो ये होगा 25 बराबर हो जाता है p। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 25 इस साइड में लेके जाऊंगा, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? ये आता है 2p प्लस में 2000 और बराबर में 25p निकल के आता है, ठीक है, 25p। अब करो 2p को इस साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 23p। क्या हो जाएगा? 23p बराबर में 2000 हो जाएगा, ये होगा ना, 23p बराबर में 2000 हो जाएगा। तो चलो इसको हल करो। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, पता नहीं क्या मिस्टेक है, बट इसमें मिस्टेक है। 25 चौका 100, ठीक है, क्या मिस्टेक है बताओ, क्या मिस्टेक है? बताइए बताइए बताइए। कैसे पता लगा कि 23 का मैं 2000 में भाग दूंगा तो इन ऑप्शन में से तो कोई नंबर आएगा नहीं, ऑप्शन में से तो कोई नंबर आएगा नहीं, तो आंसर तो प्राप्त नहीं होगा। तो इस सवाल को एक बार छोड़ दो आप, ठीक है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, करना बस ऐसे ही, सेम ही होगा, नंबर चेंज होगा बस, ठीक है। चले आगे। अब ये देखो, राम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर शेष 70% अन्य घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी है? तो ये कॉन्सेप्ट है नया, जो है आपका प्रॉफिट और लॉस का, और घरेलू जो खर्च है वह है उसका, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कर लो वीडियो को 2-3 बार, क्योंकि ऐसे इसमें से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।